उपस्थित प्रदेश के हमारे मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी, सचिव सौजन्या जी, सभी सोनोगम जी, सभी विभागीय अधिकारीगण और उपस्थित हमारी सम्मानित होने वाली बहनें हैं, आप सबका आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण और गरिमामयी दिवस पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी है। वीरांगना तीनू रतौड़ी के बारे में मंत्री जी ने अभी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया और सच में जब हम अपने इन महापुरुषों को याद करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में और हमारे विचारों में एक अलग तरह का प्रवाह बनता है जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, कुछ करने के लिए हमको प्रेरित करता है। वैसे तो उत्तराखंड देवभूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन सच है कि उत्तराखंड देवभूमि और वीरभूमि ये दोनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछली बार वो यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में 4 धाम नहीं 5 धाम है और उन्होंने कहा जो पंचम धाम है वो सैन्य धाम है उत्तराखंड। और ये सब साफ साफ दिखाई भी देता है आज जब हम उत्तराखंड की तुलना देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद, यानी कि देश की आज़ादी के लिए और देश की आज़ादी की सुरक्षा के लिए हो, चाहे देश की एकता और अखंडता के लिए हो, हर छठा बलिदानी ये उत्तराखंड का है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचम धाम सैन्य धाम की संज्ञा उत्तराखंड को दी है। हमारी बहनें इस राज्य के विकास में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। हमारे तो पुरुष वर्ग ज्यादातर घर से बाहर चला जाता है नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी हो चाहे गैर सरकारी नौकरियां हों, वो घर से बाहर चला जाता है। और हमारी बहनें ही, हमारी मातृशक्ति ही वास्तव में अपने घरों को, अपने गांवों का संभाल कर रखती हैं। बच्चों की विशेष रूप से देखभाल की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होती ही है। क्या ये हम ये कहें कि माँ पर दोहरी जिम्मेदारी, चाहे वो आत्मनिर्भर माँ हो या पति पर निर्भर हो, दोनों में माँ पर डबल जिम्मेदारी होती है। एक बच्चे की जिम्मेदारी होती है, एक घर की जिम्मेदारी होती है और इसलिए तमाम जिम्मेदारियां हम निभाते हैं। और इसीलिए हमारी सरकार ने सदैव कि महिलाओं को कैसे हम और मजबूती दे सकते हैं, कैसे उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इस पर हमेशा, चाहे आपने केंद्र की सरकार का देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आपने कभी भी जो भी वो योजनाएं देश में लागू करते हैं तो महिलाओं को उसमें विशेष स्थान दिया जाता है और राज्य सरकार भी सदैव उसका एक विशेष ख्याल रखती है। आपने देखा अभी जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो जय श्री राम नहीं बोला उन्होंने, जय सिया राम बोला। किसका नाम पहले लिया? माता जानकी का नाम पहले लिया। अभी बहुत छोटी बातें होती हैं, लेकिन उसके पीछे जो सोच होती है वो बहुत गहरी और बड़ी सोच होती है। और इसलिए मैंने जो बात आपसे कही है, सदैव जो अपनी मातृशक्ति है, हमारा ये मानना है कि अगर हम समाज को वास्तव में स्वस्थ बनाना चाहते हैं, शरीर को अगर हम स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पूरा शरीर इसका समान रूप से विकास हो। एक पैर बहुत मोटा हो जाए, एक बहुत पतला रह जाए, हाथ बहुत तगड़े हो जाए, पैर बहुत कमजोर हो जाए, या पैर बहुत तगड़े हो, हाथ बहुत कमजोर हो जाए, हृदय बहुत अच्छा हो लेकिन दिमाग काम न कर रहा हो, तो उससे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही समाज का स्वस्थ होना, यानी कि उसमें तमाम जो हमारे स्त्री पुरुष है, यही नहीं, हमारे जो रोजमर्रा के साथी हैं, हमारे पशु हैं, हमारे पक्षी हैं, हमारे वृक्ष हैं, हमारी खेती है, ये सब इनका ठीक से विकास होना, विकसित होना, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए जब हम स्वस्थ समाज की परिकल्पना करते हैं, एक मजबूत समाज की परिकल्पना करते हैं, उसमें बहुत जरूरी है
कि समाज के जो मजबूत अंग है, स्त्री और पुरुष, ये दोनों सशक्त हों, मजबूत हों। हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं कि तब तक नहीं हो सकता है जब तक आर्थिक रूप से महिलाएं मजबूत नहीं होंगी। हम समाज में भेद खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि छुआछूत समाप्त होना चाहिए। ये छुआछूत कब समाप्त होगी? आर्थिक रूप से अगर हमारा वो कमजोर वर्ग मजबूत हो जाएगा तो ये छुआछूत खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा व्यवहार में कि हम छुआछूत करते, किससे करते? कोई संपन्न है, कोई पूछता ही नहीं कि तुम कौन हो, क्या हो। सब साथ मिलकर बैठते हैं, उठते, खाते हैं, तमाम तरह के जो समाजी के जो काम है उनको हम लोग साथ मिलकर करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर करते हैं। लेकिन आर्थिक रूप से ये मजबूती बहुत जरूरी है। आर्थिक रूप से महिलाएं भी अगर आत्मनिर्भर होंगी तभी हम वास्तव में समाज के स्वस्थ होने के लिए, स्वस्थ है समाज तभी हम ये बात कह सकते हैं। और इसलिए राज्य सरकार ने कुछ योजनाएं लागू की अपने राज्य में। हमने अपने किसान महिलाओं के लिए या जो हमारे सहायता समूह हैं उनके लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण हमने पहले ब्याज मुक्त किया। आज हमने 5 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त किया है। पर्सनल कोई खेती कर रहा है तो उसके लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण, पहले 1 लाख रुपए 2% कर दिया पहले वर्ष, दूसरे वर्ष हमने उसको ब्याज मुक्त किया और तीसरे वर्ष में हमने उसकी लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी है। तो कोई भी अपना कोई काम हम करना चाहते हैं, खेती से संबंधित हो या खेती से उसको हम वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, उसका प्रसंस्करण करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस तरह की व्यवस्था हमने की है। और इसलिए जो हमारी महिलाएं हैं वो इस बीच में उन्होंने बहुत हमको प्रोत्साहित किया। और जब हमने योजना शुरू की थी 2% वाली, तो मैंने किसानों की सभा में कहा था कि अगर हमारे किसान और हमारी मातृशक्ति अगर इसमें अच्छा इसका परिणाम आया तो हम इस पर आगे विचार करेंगे। और मुझे बेहद खुशी है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि हमारी महिलाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया और हम प्रोत्साहित हुए। हमने उसको ब्याज मुक्त उनके लिए ऋण की व्यवस्था की। प्रोत्साहित होकर हमको अच्छे परिणाम मिले। अगर शायद परिणाम नहीं मिलते तो शायद हम ये नहीं कर पाते या हम ये साहस नहीं कर पाते। ये साहस हम इसीलिए कर पाए हैं। हमारी अनेक बेटियां मैं जानता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, यहाँ पर नहीं बैठी हुई है, लेकिन इतना अच्छा बेहतर काम कर रही है पूर्ण शिक्षित होकर के। एक बार एक बेटी मुझे मिली एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसको मैंने पुरस्कृत किया। तो मैंने उसको कहा बेटा नौकरी में मत जाना, यही काम करना। बोले मैं नौकरी छोड़कर आई। वो लड़की ने एमटेक किया था, नौकरी छोड़कर गांव में आ गए। गांव में आकर मशरूम की खेती कर रही है और बहुत अच्छी खेती कर रही है। एक बच्ची जिसने एम फार्मा किया, नौकरी कर रही थी। 2 लड़की मुझे ऐसे मिले कि जो इंजीनियरिंग में थे, राजस्थान लोक निर्माण विभाग में नौकरी करते, असिस्टेंट इंजीनियर था। एक लड़का IIM कलकत्ता से पास आउट और वहां से नौकरी छोड़ करके और आज उन्होंने अपने गांव में आकर के और तमाम समूह बना करके खेती कर रहे हैं। खेती से संबंधित अन्य काम कर रहे हैं, कोई पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई होम स्टे के माध्यम से काम कर रहा है और बहुत बेहतरीन काम वो लोग कर रहे हैं। वास्तव में जब हम अपने राज्य के विकास की परिकल्पना करते हैं तो राज्य का विकास राज्य के अंदर रहकर हो सकता है। राज्य से बाहर हमारे परिवार का विकास हो सकता है, मेरे परिवार का विकास हो सकता है, लेकिन मेरे समाज का नहीं हो सकता। और इसलिए समाज का अगर हम विकास चाहते हैं, अपने राज्य को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, स्वरोजगार हमको अपनाना होगा। इसमें बहुत स्कोप है और उत्तराखंड तो उन राज्यों में है जहां पर कोई भी उत्पाद हमारे उसकी वैल्यू अलग है, उसकी अलग ही एक तरह से उसका मूल्य हम लोगों को मिलता है। क्योंकि ऑफ सीजन मेडिसिन यहाँ पर वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां होती है, फूल होते हैं, फल होते हैं, क्योंकि जलवायु का बहुत ज्यादा अंतर है और वो जलवायु हमारे लिए वरदान साबित होती है। उन सब परिस्थितियों का हमको जो प्रकृति ने हमें दी है उनका लाभ लेकर के हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आंगनबाड़ियों की बात आई और रेखा जी ने कहा कि हमने अपनी बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर 1,000 रुपए की सम्मान निधि दी। उससे पहले भी हमने 1,000 रुपया पहले भी हमने दिया था, 1,000 रुपया अभी दिया है। ये केवल हमने अपने जो होटलों में जो काम करते हैं उनको भी सबको हमने 1,000 रुपये दिया। जो टैक्सी ड्राइवर है हमारे राज्य में उनको भी दिया। अभी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, केवल क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज हमारी आय के जो सोर्स हैं वो बहुत सीमित हो गए हैं।
महामारी है। महामारी का मतलब केवल बीमारी नहीं होता, महामारी का मतलब तमाम संसाधन वो कमजोर पड़ते हैं, उन पर प्रहार होता है। ऐसे में तमाम जो आय के साधन है जो हमारे घरों में भी कम हुए हैं, घरों में कम हुए तो राज्य में भी कम हुए, देश में भी कम हुए और दुनिया में भी कम हुए हैं। करोड़ों लोगों की नौकरियां छूट गई हैं और ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको आज आधा वेतन दिया जा रहा है, कहीं 30% काटा जा रहा है, कहीं 50% काटा जा रहा है। ये इसीलिए इसको महामारी कहा जाता है वास्तव में। और ऐसे में हमने केवल ये संकेत दिया कि हमारे ध्यान में हमारी आंगनबाड़ियां भी हैं, हमारी आशाएं भी हैं, हमारे होटलों में जो काम करते हैं वो मजदूर, वो श्रमिक भी, वो खाना बनाने का काम करता होगा, वो बर्तन साफ करने का काम करता होगा, टैक्सी वाला टैक्सी में लाने ले जाने का काम करता होगा, उन पर भी सरकार की निगाह में है, वो हमारे ध्यान में है। आप ये संकेत इसके माध्यम से दिया गया क्योंकि सरकार के साधन भी सीमित है। ऐसे सीमित साधनों में हमने प्रयास किया कि सरकार उन लोगों को ध्यान दे कि नहीं, हमारे पीछे हमारी सरकार है। हमने अपने कर्मचारियों के वेतनों में कभी हमने कोई डिले नहीं किया है, हमने समय पर उनको वेतन दे रहे हैं। तमाम जो काम है, जो विकास के काम है, वो अवरुद्ध न हो, ये हमारा